प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी हम लोग 5वें चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा लेक्चर 5 है। तो अभी तक पिछले वीडियो में हमने जाना ओम का नियम क्या होता है, कहीं विशिष्ट चालकता क्या होती है, धारा घनत्व क्या होता है, धाराएं क्या होती हैं, धारा आदेश है या सदिश है, इन सभी के बारे में जाना। अब हमारा अगला स्टेप आता है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है क्या, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार आता है कि सिद्ध कीजिए ओम के नियम से, अनुगमन वेग से ओम का नियम कैसे आता है। तो चलिए देखते हैं। अनुगमन वेग से हम लोग ओम का नियम का सत्यापन करेंगे, बी समानुपाती आइए अर्थात। तो चलिए देखते हैं। हमने माना इसके लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमने एक माना एल लंबाई का एक चालक तार है, जिसका हमने क्षेत्रफल मान लिया ए है, ठीक। और जब इसमें हमें मालूम है जब धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, या विभव डालते हैं तो धारा बहने लगती है और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र ई के विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। कुछ विद्युत क्षेत्र इस साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जे जा रहे हैं, ठीक है। और जो गति करते हैं उसको हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं, वीडी के नाम से। तो चलिए देखते हैं क्या माना हमने। माना एल लंबाई तथा ए क्षेत्रफल का एक तार है, एल लंबाई का है और ए क्षेत्रफल का एक तार है, ठीक, जिसमें बी विभव प्रवाहित करने पर धारा आई बहने लगती है, ठीक। बी विभव प्रवाहित करने पर आई धारा बहने लगती है और हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र ई के विपरीत दिशा में वीडी वेग से गति करने लगते हैं। तो चलिए, जैसे ही हमने इसमें धारा प्रवाहित अर्थात विभवांतर प्रवाहित किया तो हम जानते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, और जिस वेग से वो गति करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो इस दिशा में गति कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तब तार में धारा, हम जानते हैं अनुगमन वेग और धारा में संबंध आई बराबर NEA VD, यही निकाला हुआ था ना। तो तार में हमारी इतनी धारा प्रवाहित होगी। तो चलिए अब इससे करते हैं हम अनुगमन वेग की सहायता। जे आ गया अनुगमन वेग। अब इससे ओम का नियम हम अब आते हैं। तो चलिए, हम लोग एक चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते हैं, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या जानते हैं भाई, क्या होता है, E बराबर B/L। आ गया E की वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन पर यदि हम बल निकालने की कोशिश करें तो F बराबर क्या होता है, EQ का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू यहाँ से उठा के सीधे रखो तो F बराबर क्या आ जाएगा, VE/L।
और यदि हम उत्पन्न त्वरण की बात की जाए, उत्पन्न त्वरण, क्योंकि गति करेंगे तो त्वरण भी उत्पन्न होगा, तो F बराबर क्या होता है ma। तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ लगा लीजिए, F बराबर ma होता है, तो A बराबर क्या आ जाएगा F/m। तो A बराबर F की वैल्यू कितनी है VE/ml। तो ये हमारा कुछ त्वरण आ गया है। त्वरण ही हमें निकालना था, क्योंकि त्वरण में परिवर्तन होगा तब हम लोग विभव अर्थात विभव धारा में संबंध निकाल पाएंगे। तो ये हमारे पास A आ गया त्वरण। अब हमें एक चीज़ तो पता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं तो अनुगमन वेग से वो गति करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब यदि हमने किसी क्षण मान लिया कि ये त्वरण में जो परिवर्तन था, या फिर हमने किसी क्षण मान लिया कि जब हमारा विद्युत क्षेत्र नहीं लगा था तो इलेक्ट्रॉनों का वेग v1 था या u1 था, ठीक है। और यदि हम विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो त्वरण में जो परिवर्तन आ जाता भी a आया, a/τ1 आ जाता है, अर्थात क्रांति काल दो टक्करों के बीच में, क्योंकि त्वरण में जो परिवर्तन आएगा या वेग में परिवर्तन आएगा वो a/τ आ जाता है। देखिए कैसे, कुछ इस तरीके से, माना विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग u1 था, ठीक है। और जैसे ही गति हमने लगाई, अर्थात हमने जैसे ही विभवांतर लगाया तो ये अपने आप गति करने लगे। तो त्वरण ये है, तो वेग, हमें वेग में परिवर्तन निकालना, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। समय यहाँ पे हमारा विद्युत है, विद्युत क्षेत्र है, तो ये टाउ का काम करेगा अनुगमन वेग के कारण, तो ये टाउ आ जाएगा। और 1 के लिए निकालें, त्वरण तो सेम होगा, परिवर्तन समान टक्करों में, तो यहाँ क्या आ जाएगा τ1। तो वेग में परिवर्तन देखो अनुपस्थिति में u1 है, तथा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग में परिवर्तन क्या आ जाएगा भाई, पहले u1 था, अब a/τ1 और जुड़ गया। तो ये तो हमने निकाला एक इलेक्ट्रॉन की। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए, अन्य इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन, अन्य इलेक्ट्रॉन के वेग में यदि हम परिवर्तन करेंगे तो वो क्रमशः आ जाएगा u2 प्लस a/τ2, ठीक है, और u3 प्लस का a/τ3, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। पहले वाले का ये है, तो या तो तुम एक काम करो, पहला वाला भी यहीं पे रख लो, एक साथ निकाल दे रहे हैं। ये दूसरे का आ गया a/τ3, ऐसे डॉट 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 un प्लस a/τn। तो ये सभी वेगों में परिवर्तन आ गया है। देखो एक का हमने निकाल लिया परिवर्तन, तो इसी प्रकार सबका भी परिवर्तन आ जाएगा। अब बेटा अनुगमन वेग क्या कहलाता है, औसत वेग, तो सबका जोड़ो u1 प्लस a/τ1 प्लस u2 प्लस a/τ2 डॉट 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 un प्लस a/τn, सबका औसत कहलाता ना, अपॉन में n। तो देखिए इसको अभी आगे सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग अभी इतना उतारिए, फिर इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। क्या है देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं किया, हमने एक तार लिया जिसकी लंबाई l ली, क्षेत्रफल a लिया, और इसमें हमने विभवांतर स्थापित किया, तो ये अनुगमन वेग से गति करने लगे। तो हमें धारा मालूम थी, यानी ये VD होती है, तो विभव प्रवणता से हमने E की वैल्यू निकाली, फिर हमने बल निकाला, हमारा उद्देश्य था त्वरण निकालना, तो E आएगा तो फिर बल निकाल लेंगे, तो F बराबर ma लगा के हमने त्वरण निकाल लिया। अब हमने माना कि अनुपस्थिति, जब विद्युत क्षेत्र नहीं था तो वेग था हमारा u1, और विद्युत क्षेत्र जैसे ही आया तो हमारा त्वरण उत्पन्न हुआ, तो हमें वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है,
त्वरण कहलाती है। तो हमने पहले वाले इलेक्ट्रॉन में इतना मान लिया, जब पहले में इतना माना तो सभी में बराबर होगा, तो U1 AT1 ऐसे ही हमने कुछ मान लिया। अब हम जानते हैं अनुगमन वेग जो होता है सभी के औसत के बराबर होता है। तो चलिए आप लोग कॉपी कीजिए, इसके साथ देखते हैं इसी के आगे क्या लगाएंगे। फिर देखिए बेटा, कुछ हमारा अनुगमन वेग, क्योंकि हम अनुगमन वेग की डेफिनेशन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उसके औसत को ही अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग VD क्या होगा, सबका औसत, अर्थात U1 प्लस A⁴1, U2 प्लस A⁴2 और U3 प्लस A⁴3, ऐसे डॉट 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 डॉट, सॉरी यहाँ पे टाउ बना लो, मैंने T बना दिया, टाउ, यहाँ भी टाउ, यहाँ भी टाउ, A⁴3 डॉट 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 U प्लस UN प्लस A⁴n। और औसत निकालना है, इसलिए हमने जितने कितने हैं ये n है तो n का हमने भाग दे दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास BD बराबर आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN अपॉन कितने हैं ये n, और फिर प्लस A सब में कॉमन आ रहा है, क्या बचा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट 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 τn अपॉन में n। ठीक, तो देखिए ये था प्रारंभिक वेग जब हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ था, या तो ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो चल ही नहीं रहे थे इलेक्ट्रॉन जब तक धारा प्रवाहित नहीं करते। और इतने को मान लिया हमने, पूरा जो समय में परिवर्तन है वो टाउ मान लिया, ठीक है। और कितने टाइम है वो, n टाइम है, तो हमारे पास आ जाएगा A⁴ आ गया। देखना आप क्या माना मैंने, इनके औसत को हमने टाउ के बराबर मान लिया, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट 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 τn अपॉन n, अर्थात टाउओं के औसत को बराबर मान लिया मैंने टाउ के। तो चलिए ये आ गया हमारा VD बराबर A⁴ A की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो कुछ इस तरीके से निकाली थी शायद, F बराबर था हमारा MA और F बराबर था EQ और E बराबर था B/L अर्थात VE/M। ये था हमारा कुछ, क्या था, A बराबर हमने निकाला था VE/M अर्थात VE/ML। तो चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो अनुगमन वेग VD बराबर हमारे पास आ गया VE/ML इंटू टाउ। क्लियर। अब हमारे पास ये आ गया VV। तो चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं और देखते हैं समीकरण 1 जो हमारा माना था, समीकरण 1 में क्या माना था, I बराबर NEAVD। VD की मान रखो, VD का मान रखने पर जैसे ही हम BD का मान रखेंगे तो हमारे पास I बराबर आ जाएगा NEA, VD की जगह VE/ML। तो देखिए क्या हो गया, V को अलग छोड़ दीजिए तो हमारे पास बन जाएगा I बराबर NE² AV/ML। तो यहाँ से B का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I/ML/NE²A⁴। तो ये इतने को सारे को अपन लोग नियतांक मानेंगे तो B समानुपाती I। यही क्या है, यही ओम का नियम है, क्योंकि B और I आपस में समानुपाती है। जब ये ओम का नियम है तो ये कितने के बराबर होगा भाई, ये नियतांक होगा और R के बराबर हो जाएगा ML/NE²A⁴। क्योंकि ओम के नियम में जो नियतांक होता है वो R होता है, तो R बराबर 1, ये हमारा फार्मूला बन गया ML/NE²A⁴। देखिए बेटा थोड़ा टफ है लेकिन सिंपल है, सॉल्यूशन बन जाए तो हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या किया हमने,
सबसे पहले हमने एक तार लिया, एक क्षेत्रफल ली, लंबाई का L लिया, उसके बाद हमने विभव प्रवणता निकाली, फिर बल निकाला, फिर त्वरण निकाला, फिर हमने उसमें विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में निकाला वेग, और फिर उपस्थिति में निकाला तो वेग में परिवर्तन कुछ इस तरीके से आया। तो BD हमारा कहलाता है औसत वेग। निकाला, सॉल्यूशन किया, एटा हुआ गया, ए की वैल्यू रख दी, हमने यहाँ पे आई की वैल्यू रख दी, बाकी जो भी था उसको नियतांक मान लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो चलिए कुछ इस तरीके से कॉपी कर लेंगे, तो नोट कीजिए। इसके साथ देखते हैं अगला। चलिए बेटा आप देखते हैं वैद्युत चालकता। तो ये वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है। वैद्युत चालकता कहलाती है। बेटा अब एक बात बताइए, जब विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही हो गया तो इसके मात्रक की बात की जाएगी, तो मात्रक इसका जस्ट अपोजिट होगा, जिसको कहेंगे प्रति ओम या महो, MHO, या ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स। ठीक, ये कुछ इसके मात्रक हैं। चलिए बेटा अभी हमने जाना कि वैद्युत चालकता क्या है। विशेष प्रतिरोध का व्युत्क्रम थी, उसका मात्रक भी निकाल लिया था। एक चीज़ और रह गई थी, विमा। तो इसकी विमा क्या होगी, चलिए देखते हैं। M, क्योंकि विशेष प्रतिरोध का उल्टा है तो M-1 L-2 T⁻³ और A⁻²। जस्ट विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात वैद्युत प्रतिरोध की उल्टी है। वैद्युत प्रतिरोध की क्या होती थी, M⁻+1 L⁻+2 T⁻³ और A⁻²। तो देखिए जस्ट इसी की उल्टी है, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। आज के लिए बेटा इतना ही। अब आगे हम कल देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता क्या कहलाती है, और भी कुछ हम डेफिनेशंस को जानेंगे, वर्णक्रम कोड भी जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।